पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने वाली, पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली, दुनिया के सामने मिसाल कायम कर देने वाली 23 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी महिला जो लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर रही थी और यात्रा के दौरान उसके गले में एक सोने की चेन थी और कुछ दुष्ट किस्म के लोग उसके पास आए और उस चैन को मांगने लगे। चैन ना देने की वजह से, चैन ना देने का विरोध करने की वजह से उन दुष्ट लोगों ने उसे चलते ट्रेन से नीचे फेंका और जैसे ही उसे नीचे फेंका, दुर्भाग्य की वजह से दूसरी तरफ से भी ट्रेन आ रही थी और जिसकी वजह से उसके पैर कट गए, उसका पैर कट गया और वो लड़की हॉस्पिटल गई, बेड पे गई और उसके बाद उसके पैरों के स्थान पर कृत्रिम पैर लगाया गया। उसके पैरों को नहीं बचा जा सका, उसका एक पैर कट गया, उसके पास एक ही पैर था और उसने सोचा कि मैं खिलाड़ी तो नहीं बन पाई, मैं खिलाड़ी तो नहीं बन पाई, मैं क्या करूं। उसके सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था तो उसने सोच लिया कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो दुनिया में ना तो कभी किसी ने किया होगा और ना कभी किसी ने सोचा होगा। ऐसी अप्रोच, ऐसी सोच के सामने उसने सोच लिया मैं भारत की नहीं, एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगी, माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगी। उसका एक पैर नहीं था, पैर कृत्रिम लगा हुआ था, उसका नकली पैर था, लेकिन फिर भी अपनी सोच के दम पे, अपने इरादे के दम पर उसने चढ़ाई स्टार्ट की और मात्र 2 साल के अंदर, पैर कटने के 2 साल के भीतर उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और दुनिया के सामने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे को फतह करके आई वो भारतीय महिला। मैं किसी और की नहीं, मैं भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा की बात कर रहा हूँ, अरुणिमा सिन्हा की बात। दलदल हो पैर को जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन ऊपर तो उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर तो उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। ऐ मेरे दोस्त, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यू प्रगति कंपटीशन फंड के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो आपका एग्ज़ाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ है रेडियो ऑपरेटर का। वहाँ जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन हिंदी के क्वेश्चनों का संग्रह है जो आगामी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी कमर को तोड़ने के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आगे भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। सो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो क्वेश्चन हमने लिए हैं 30 जनवरी 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। 40 क्वेश्चन का सेट था, 40 क्वेश्चनों में से हमने 34 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये वो 34 क्वेश्चन हैं जो आपकी हिंदी ग्रामर से पूछे गए थे और बाकी 6 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। 6 क्वेश्चन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, उनको हमने छोड़ दिया है और बाकी सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है वे सब अभी गए हैं इस वाक्य में भूतकाल के वेद का चयन करिए। भूतकाल के वेद को बताना है और जो भूतकाल होता है, भूतकाल के 6 भेद हैं और जबकि वर्तमान काल के 5 भेद हैं और जबकि भविष्य काल के जो भविष्य काल है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वे सब अभी गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तुरंत गए हैं, निकट में ही गए हैं। निकट को आसन्न कहा जाता है। जवाब हमारा हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल हमारा पहला जवाब हो जाएगा। और अगर पहला ऑप्शन लिखा गया है जो पूर्ण भूतकाल लिखा गया है, इसको कैसे सही करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल है वह जा चुका था, तो पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल वह जा रहा होगा, अपूर्ण भूतकाल है
और जबकि सामान्य भूतकाल इसका एग्जाम्पल है। वह घर जाता था, वह खाना खाता था, वह रोज खेलता था। ये सभी सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो में धैर्य बनाइए और अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि विधि शब्द के बारे में कहा जा रहा है कि विधि शब्द के भिन्नार्थी 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 का अर्थ ये कि उसका जो भिन्न अर्थ हो। तो विधि शब्द के भिन्नार्थी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भिन्नार्थी विधि शब्द का, तो विधि शब्द का जो भिन्न अर्थ है इनमें दिया गया है और एक भिन्न अर्थ नहीं है, उसी का चयन करना है। पहला ऑप्शन प्रजापति लिखा गया है, विष्णु लिखा गया है, ब्रह्मा लिखा गया है, भाग लिखा गया है। हम ध्यान दें, जो विधि शब्द है, जो विधि शब्द है, विधि शब्द का अर्थ प्रजापति भी होता है, विधि शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है और विधि शब्द का अर्थ भाग भी होता है और विधि शब्द का अर्थ ब्रह्मा नहीं होता है और ब्रह्मा हमारा यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिए गए मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर बनाया गया शब्द, यहाँ उपलब्धि दिया गया है। उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। यह एक वाक्यांश होता है, यह एक शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश होता है और जो शब्द के साथ जुड़ता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो उपलब्धि, उपधन, लब्धि, हमारा उपलब्धि हो जाएगा। अगर हम जवाब ढूंढेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमें दिख रहा है, उपलब्धि हमारा यहाँ जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिनकर लिखा गया है, अगला ऑप्शन निराला लिखा गया है, फिर अगला ऑप्शन हरिऔध लिखा गया है, अगला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त लिखा गया है। हर एक बच्चे को पता है इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का आंसर बनेगा मैथिली शरण गुप्त बन जाएगा। और इन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं, इन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, लिख लीजिए इसी के साथ। जो और भी प्रमुख रचनाएं हैं, भारत भारती, भारत भारती है, भारत भारती है, साकेत है, साकेत है। इसके अलावा छापिए आप जयद्रथ वध है, जयद्रथ वध है, जयद्रथ वध है। द्वापर छापिए आप, द्वापर है, सैरंध्री है, सैरंध्री है, द्वापर शैरंध्री है। ये प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। और जबकि हरिऔध की छापिए आप, इनकी रचना है प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास इनकी रचना है। इसके अलावा चौखे चौभते, चौखे चौखे चौपदे, चौपदे। और जबकि अगली चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे। और इसके अलावा लिखिए आप ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ लिखिए। और इसके अलावा पारिजात छापिए आप, पारिजात। ये प्रमुख रचना है हरिऔध जी की। और बात की जाए निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है उनको भी छापिए आप फटाक से। जूही की कली, जूही की कली इनकी रचना है, जूही की कली। इसके अलावा अनामिका भी इनकी रचना है, अनामिका है, अनामिका। और एक और छापिए आप कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता भी इनकी रचना है, कुकुरमुत्ता भी इनकी रचना है। और बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना छापिए आप, इनकी रचना है उर्वशी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। उर्वशी है, रस्म रथी है, रस्म रथी है, रेणुका है, रेणुका है, हुंकार है, हुंकार है। ये प्रमुख रचना है दिनकर जी की। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, जो दिनकर जी हैं इनकी प्रमुख रचना उर्वशी है, रस्मरथी है, रेणुका है और हुंकार है। और जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना
जूही की कली, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है। और हरिओद जी की रचना प्रिय प्रवास, चौखे चौबते चुभते चौबते, ठेठ हिंदी का ठाठ पारिजात इनकी रचना है। और बात कीजिए परिमल की, तो परिमल दिनकर जिनकी रचना है, परिमल दिनकर जी की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जिन्हें महात्मा गांधी राष्ट्र कवि कहते थे, उनकी रचना है भारत भारती। साकेत है, जयद्रथ वध है, और द्वापर है, सरेंद्री है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कंप्लीट हुआ हमारा ये भी क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उत का चयन करें। तो आपको उचित का चयन करना है। लिखा गया है उज्जड का आपको पर्यायवाची ढूंढना है। उज्जड का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उग्र के समय व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को आप उज्जड व्यक्ति कहते हैं। पहला सादर लिखा गया है, सब लिखा गया है, असभ लिखा गया है, और अगला सौम्य लिखा गया है। अगर हम ध्यान दें तो सादर और सभ्य और सौम्य तीनों में हमें समानता दिख रही है। तीनों में एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो बहुत ही विनम्र टाइप का व्यक्ति है। और जो अगला असभ्य है, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि असभ्य मतलब एक बर्बर टाइप के व्यक्ति की बात की जा रही है। और बर्बर और उज्जट दोनों पर्याय हो जाएंगे। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन 5 भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। ऑप्शन है दामोदर मौजो है, शिव प्रसाद सिंह है, पंत हैं। अगला ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल लिखा गया है। तो 2022 में जो दिया गया था 97वें नंबर का था, 57वां। और किसे दिया गया था तो दामोदर मौजो को दिया गया था। दामोदर मौजो को दिया गया था। इतना ही नहीं, गोवा के निवासी थे। और किस भाषा के लिए दिया गया था तो भाषा इनकी थी कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। जो कोंकणी भाषा है उसी भाषा के लिए दामोदर मौजो को 57वां दिया गया था। और बात की जाए 57वां के अलावा, जो अगर देखा जाए 57वां के अलावा जो आपका 58वां है, ये किसे दिया गया था। ये 2023 में दिया गया है, 2023 में दिया गया है। और किसे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। उर्दू भाषा के कवि थे, इतना ही नहीं, अगर पूछा जाए कि 56वां किसे दिया गया था तो याद रखना जो 56वां दिया गया है 2021 के लिए दिया गया है। और दिया गया था नीलमणि फूकन जी को दिया गया था। नीलमणि फूकन को दिया गया था। और ये असमिया भाषा के लिए दिया गया था। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। एक बार मैं फिर से निकाल कर आ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ किसे दिया गया था। 2022 वाला जो 57वें नंबर का था दामोदर मौजो को दिया गया है। गोवा के रहने वाले हैं और कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। और वही बात की जाए 2023 में 58वां किसे दिया गया है तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है उर्दू भाषा के लिए। और बात की जाए जो 56वां था 2021 में नीलमणि फूकन को दिया गया है असमिया भाषा के लिए। कंप्लीट हुआ हमारा जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए चिदम्बरा रचना है सुमित्रा नंदन पंडित जी को भी दिया गया था, ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। यह लिखा हुआ है अतिधन अधिक। अगर हम ध्यान दें यहाँ से ई आ रहा है और जबकि यहाँ से आ रहा है, और ये दोनों मिलकर हमें दिख रहा है कि यण संधि की तरफ बढ़ रहे हैं और यण संधि की ओर जा रहे हैं। हालांकि उत्तर तो सब लोग ही जान रहे हैं, उत्तर आपका
अत्यधिक बन जाएगा, अत्यधिक आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अति धन अधिक अत्यधिक हो जाएगा, और संधि पूछी जाए तो संधि ज्ञान संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, अव्यय के प्रकार को पहचानिए। जो अव्यय शब्द है एक ऐसा शब्द जो लिंग वचन कारक के हिसाब से ना बदलता हो, उस शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। जिसका व्यय ना किया जा सके उस शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द को आपको पहचानना है, कौन सा अव्यय शब्द यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, यही हमारा अव्यय शब्द है। और जो ही अव्यय है ये निपात अव्यय है, निपात अव्यय आपका जवाब हो जाएगा। तो इसके अलावा ही हो सकता है, भी हो सकता है, और तो हो सकता है। ये सारे शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द का अर्थ है जो वाक्य में बल प्रदान करता है, उसको बल प्रदान करता है, निपात कहलाता है। जैसे ही, भी, तो, तुम्हें तो आज आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ही शब्द फिर से आ गया, मतलब आना ही पड़ेगा, जोर दिया जा रहा है। तो वाक्य में जोर देने के लिए हम निपात शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प में से उचित शब्द का चयन कीजिए। तो गुणियों का आदर करने वाला, जो गुणियों का आदर करने वाला है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन विद्याहीन लिखा गया है, अगला गुणों रण लिखा गया है, गुणों ग्राही लिखा गया है, ग्रह यानी लिखा गया है। इसका जो राइट जवाब बन जाएगा बिल्कुल सही आंसर गुणों ग्राही हो जाएगा। गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणियों का आदर करने वाला कहा जाता है। तो गुणों ग्राही इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा गया है कि पुष्पदंत, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। अब यहाँ लिखा गया है दूसरी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। ज़्यादातर जो हिंदी साहित्यकार हैं उनके अनुसार जो पुष्पदंत हैं ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं, 10वीं शताब्दी के कवि हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 9वीं की शताब्दी के भी कवि हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 9वीं शताब्दी के कवि हैं। तो 9वीं और 10वीं अगर बात की जाए तो ऑप्शन काफ़ी दूर लिखे गए हैं। इस हिसाब से आप 10वीं शताब्दी बिल्कुल सही जवाब इसका मानेंगे। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। उचित विकल्प आपको चुनना है। ओज के लिए आपको पर्याय ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है। तो ओज का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें तेज हो, जो प्रखर हो, ऐसे व्यक्ति को आप ओज कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जा से भरपूर हो, ओजस्वी हो, ऐसे व्यक्ति को आप ओज कहते हैं। तो ओज का अर्थ ढूंढना है आपको। यहाँ मंद लिखा गया है, बंद लिखा गया है, खोज लिखा गया है। बिल्कुल सही जवाब आपका तेज हो जाएगा। जिसके अंदर तेज होता है उसे तेजस्वी कहते हैं, और जिसके अंदर ओज होता है उसे ओजस्वी कहते हैं। तो तेज हमारा यहाँ बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाटक या एकांकी में, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला अर्धविराम लिखा गया है, विस्मयादि बोधक लिखा गया है, त्रुटि पूरक लिखा गया है और कोष्ठक लिखा गया है। हालांकि जो निर्देशक चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है। तो इससे बेहतर है कि सबसे जो बेहतर है, सबसे बेहतर विकल्प आपको ढूंढना है। यह कोष्ठक सबसे बेस्ट बन जाएगा, क्योंकि जो त्रुटिपूरक शब्द हैं उनको हम, जो त्रुटिपूरक शब्द हैं, जो त्रुटिपूरक हैं, जिसे हंस पद भी कहा जाता है, कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। विस्मयाद बोधक शब्द ऐसे बनाया जाता है। और जबकि जो अर्धविराम है, अर्धविराम जहाँ आधे समय तक आपको रुकना है, वो शब्द कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये अर्धविराम का सिंबल हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयोग द्वारा कोष्ठक को सही माना गया है।
देखेंगे अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है, यह लिखा गया है कि वर्ष 1991 में व्यास सम्मान किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ है, किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ है। तो 1991 ही क्यों पूछा गया है, क्योंकि 1991 में ही के बिड़ला फाउंडेशन के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी व्यास सम्मान की। कहने का अर्थ सीधा सीधा है कि सबसे पहले व्यास सम्मान किसे दिया गया था। कहने का अर्थ सीधा सीधा यही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट जवाब बन जाएगा, पहला ऑप्शन नरेश मेहता लिखा गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, वासुदेव चरण अग्रवाल हैं, अगला मिश्र हैं। जो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस रचना के लिए दिया गया था, अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, जो रचना है भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए दिया गया था। और हिंदी जिनकी रचना है रामविलास शर्मा की। और अगर बात की जाए कि 2023 में किसे दिया गया, तो नाम याद रखना, पुष्पा भारती को दिया गया है। और बात की जाए कि किस रचना के लिए दिया गया था, तो आप लिख लीजिएगा यादें के लिए दिया गया है, यादें की रचना है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित का चयन करना है। दिया गया है वीरान का आपको विलोम चुनना है। वीरान का ऐसा स्थान जो जनहीन हो जहाँ जन ना हो, जनहीन हो जहाँ जन निवास ना कर रही हो, जो स्थान बिल्कुल उजड़ गया हो, जहाँ कोई बस्ती निवास ना करती हो, ऐसे स्थान को वीरान कहते हैं। पहला ऑप्शन घाना लिखा गया है, रिक्त लिखा गया है, खाली लिखा गया है। जो राइट जवाब आप सबको भी वही दिख रहा है, आबाद से हो जाएगा। आबाद ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ बस्ती निवास करती हो, और इसीलिए तो आबादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आबाद बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, आबाद इसका राइट जवाब बन जाएगा। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि दिए गए मुहावरे के लिए विकल्प में से सही अर्थ चुनिए। और है क्वेश्चन, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। राइट जवाब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। काफ़ी पुराना मुहावरा है, रिपीटेड एग्जाम में। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। शुद्ध वर्तनी वनस्पति को मिला के ढूंढना है। तो वनस्पति अगर लिखा जाए तो वनस्पति कुछ ऐसा लिखा जाता है, वनस्पति, बस इसी को आपको ढूंढ लेना है, वनस्पति। इस हिसाब से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन ए दिख रहा है। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन 16 भी। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऋण शब्द का पाली में कौन सा रूप मिलता है। जो संस्कृत का जो ऋण शब्द है, इस शब्द का अर्थ पाली में कौन सा रूप मिलता है। क्वेश्चन कहाँ से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। इसका जवाब ढूंढे। पहला ऑप्शन है लिखा है, इना लिखा है, हस्त लिखा है और इन लिखा है। बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल हमें भी नहीं मिल पाई है। जिसका सही जवाब है इना, बिल्कुल सही जवाब माना गया है। तो क्वेश्चन को आप सेट कर लीजिएगा माइंड में कि ऋण जो शब्द है इसका पाली में अर्थ इना बताया जा रहा है। चलिए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, अग्निरेखा किसका कविता संग्रह है। फंस गए ना आप सब भी। अग्निरेखा किसका कविता संग्रह है। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, राम कुमार वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है। अगर इसका सही जवाब ढूंढेंगे तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल जो सही जवाब है महादेवी वर्मा इसका सही जवाब बन जाएगा। महादेवी वर्मा की कुछ और भी रचनाएं हम लिखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। नीरजा, यामा,
यामा और छापे दीपशिखा, दीपशिखा नीरजा। यामा दीपशिखा मेरा परिवार। इसके अलावा अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये कुछ प्रमुख रचना है महादेवी वर्मा की। और बात की जाए सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना भी छाप लीजिए आप फटाक से। बिखरे मोती इनकी एक कविता है। वीरों का कैसा हो बसंत। और इसके अलावा एक कविता तो इनकी बहुत फेमस है, झांसी की रानी इनकी ही रचना है। ये 3 रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की। और बात की जाए जो राम कुमार वर्मा हैं, इनकी भी रचनाएं लिख लीजिए आप। चित्र रेखा लिखिए आप। इसके अलावा विजय पर्व लिखिए आप। और अगले सुमित्रानंद पंत, इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। इसके अलावा चिदम्बरा। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस है लोकायतन। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इन रचनाकारों की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी। देखते हैं जो अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद को चुनिए। क्रिया के भेद को चुनना है। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया भेजना एक क्रिया है। यह भिजवाया है मतलब खुद ना करके दूसरे से करवाया जा रहा है। प्रेरणा दी जा रही है कि आप कर लो तो प्रेरणा दी जा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। भिजवाया गया तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ऐसा वाक्य जहाँ पर कर्म मौजूद ना हो, अकर्मक कहलाता है। सकर्मक जो कर्म के साथ हो, और द्विकर्मक जहाँ पर एक में दो कर्म हो एक वाक्य में। जैसे लिखा जाए कि अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। द्विकर्मक अध्यापक तो करता हो जाएगा और बच्चों तो यहाँ कर्म हो जाएगा और हिंदी भी आपका कर्म हो जाएगा। और जबकि पढ़ाया तो आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कर्म लिख रहे हैं, तो यही हुआ हमारा द्विकर्मक। अकर्मक की बात की जाए एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे मैं सो रहा था। यहाँ अकर्मक क्रिया है, आपको कर्म नहीं मिलेगा। जबकि सकर्मक में मैं गीत गा रहा था, या फिर मैं गीत गा रहा हूँ, तो गीत गा रहा हूँ तो मैं कर्ता हो जाएगा और गीत आपका कर्म हो जाएगा और गाना तो आपकी क्रिया हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि रघुपत राघव राम महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक भजन रघुपत राघव राजा राम भी है। अलंकार पूछा जा रहा है, हम ध्यान दें। जो आपका वर्ण है रा वर्ण है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है। तो रघुपत राघव राजा राम में वही अलंकार है जो अलंकार चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये सभी अलंकार, ये सभी लाइनों में वही अलंकार हैं जो अलंकार रघुपत राघव राजा राम में है। जवाब आपने ढूंढ लिया होगा, अनुप्रास अलंकार इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, लिंग बदलना है, आयुष्मान लिखा गया है तो आयुष्मान को आपको चेंज करना है। आयुष्मान पुल्लिंग लिखा गया है, आपको इसकी स्त्रीलिंग बनाना है तो आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन ए दिख रहा है, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, निम्न तत्सम शब्द के उचित
तद्भव का चयन करना है, तद्भव चयन करना है। यहाँ तत्सम शब्द नौ लिखा गया है, नौ लिखा गया है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर तद्भव का चयन करना है, पुराना लिखा गया है, नया लिखा गया है, न्यू लिखा गया है और नया लिखा गया है। जो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा नया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नौ शब्द का अर्थ नया होता है, नौ का अर्थ नया होता है, या फिर ऐसे कहें कि जो नौ है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा, नया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश भाषा की प्राचीनतम, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं, किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो अपभ्रंश भाषा के जो प्राचीनतम उदाहरण है वो किस ग्रंथ में मिलते हैं, एक बार आप देख लीजिए। धर्मशूरीकृत जम्बूस्वामी आसामी, भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में, कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय में और राम सिंह कृत पहुड़ दोहा में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लेना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ऐसे प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का कोई तोड़ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, हारा प्रत्यय के साथ कौन शब्द बनेगा। जो हारा प्रत्यय है कहाँ लगा हुआ है, आपको ढूंढना है। तो हारा प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बनेगा। पहला सर्वहारा लिखा गया है, अगला मर्मारा लिखा गया है और अगला सुनहरा लिखा गया है और फिर यहाँ पर सभी लिखे गए हैं। क्या सभी आपको सही दिख रहे हैं? हमें अगर यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ हारा जरूर है, यहाँ हारा जरूर है, जबकि यहाँ पर हारा नहीं दिख रहा आपको। ना यहाँ ही हारा दिख रहा है, यहाँ तो हारा है, तो हारा यहाँ भी नहीं है। तो जवाब क्या बन जाएगा? जवाब सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा ही आपको सही करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है और लगभग सारे लोग गलत करने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिए गए शब्द के समास का चयन करना है। समास आपको ढूंढना है। कृताकृत लिखा गया है, कृताकृत लिखा गया है। एक बार सोचिए आप, देखो तो सब लोग तुरंत ही छांट देंगे, कर्मधारय भी लोग छांटने वाले होंगे, बहुव्रीहि भी आप छांट सकते हैं और बचा तत्पुरुष और कर्मधारय। अब इसी में आप खेलिए अक्कड़ बक्कड़ वाला खेल कि कर्मधारय सही करें कि तत्पुरुष सही करें। इसे पहले आप तोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने के बाद इसे अगर तोड़ा जाए तो कृत धन आकृत हो जाएगा, कृत और आकृत बनेगा। इसका अगर विग्रह किया जाए तो कृत आकृत हो जाता है और या फिर और तोड़ने के बाद अर्थ निकाला जाए तो किया और वे किया निकलता है, किया वे किया निकलता है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी कोशिश की कि इस क्वेश्चन को और अच्छे से डिफाइन किया जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ पर कर्मधारय से ही बताया जा रहा है, कर्मधारय और कहा जा रहा है कि कृत और आकृत में विशेषण विशेष का संबंध है, उसी को हम भी मान के चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सी बात हमको कम हजम हो रही है, लेकिन फिर भी आयोग ने माना है कर्मधारय को, कर्मधारय समास माना है कृताकृत को, तो हम भी ही मान के चल रहे हैं। और हमने देखा गूगल पे तो कृत और आकृत तोड़ के बताया जा रहा है और इसका अर्थ किया और वे किया बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 बताया जा रहा है कि दिए गए शब्द मुहावरे के लिए विकल्प में से सही अर्थ बताइए। तो डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो हुआ है बहुत बढ़ चढ़ के पेपर लीक हुआ था, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि बिना डरे हुए किसी बात को कहना, निर्भीक होकर किसी बात को बोलना, निर्भीक होकर कहना, डंके की चोट पर कहना, बिना किसी से डरे हुए कहना, डंके की चोट पर कहना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, कौन सा कारक है? आपको कारक का पहचान करना है, कारक ढूंढना है। पहला ऑप्शन संप्रदाय लिखा है और संप्रदाय तो के लिए होता है, संप्रदाय के लिए होता है, संप्रदाय के लिए होता है। और जबकि कर्म कारक तो कर्ता नहीं, कर्म को होता है और संबोधन में हे होता है, हे रे, अरे संबोधित किया जाता है, संबोधन के लिए किया जाता है हे रे, अरे शब्द जैसे का प्रयोग। और अधिकरण में
में पर का प्रयोग किया जाता है, में पर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर फ्रिज में आ गया है तो फ्रिज में सब्जियाँ रखी हैं तो अधिकरण कारक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तो प्राकृत सर्वस्व में प्राकृत सर्वस्व एक रचना है में अपभ्रंश के कितने भागों का उल्लेख किया गया है। तो प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भाग का उल्लेख किया गया है, जो इसका सही जवाब बनेगा। जो वहाँ उल्लेख किया गया है वहाँ बताया गया है नागर बताया गया है, नागर के अलावा उपनागर अपभ्रंश बताया गया है, उपनागर, और एक ब्रांचण अपभ्रंश बताया गया है, ब्रांचण। ये 3 अपभ्रंश बताए हैं और तीनों अपभ्रंश किसने बताया है? मार्कंडेय ने बताया है, मार्कंडेय ने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय ने लिखा है और यहाँ पर अपभ्रंश के 3 भागों में बताया है। एक नागर है, एक उपनागर है, एक ब्रांचण है। ब्रांचण से ही सिंधी भाषा का संबंध है, सिंधी भाषा का संबंध है। और जबकि नागर गुजरात के लोगों द्वारा बोली जाती थी, नागर अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता था। और उपनागर दोनों को मिलाकर जहाँ पर दोनों नागर और ब्रांचण दोनों का प्रयोग होता था उसे उपनागर कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं, इस हिसाब से हमारा जवाब 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि श्रृंगार रस का प्रमुख किन संचारियों पर नहीं है। तो प्रमुख नहीं है, प्रभुत्व होना चाहिए। प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है। पहला ऑप्शन जड़ता और व्याधि लिखा गया है, हर्ष और भास लिखा गया है, उग्रता और घृणा लिखा गया है, धृति और दैन्य लिखा गया है। जो संचारी भाव हैं, संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। 33 संचारी भाव हैं। संचारी भाव का अर्थ ये है कि एक ऐसा भाव जो किसी कविता या फिर किसी लेखन को पढ़ते दौरान आपके मन में बनते और बिगड़ते रहते हैं तो तुरंत भाव बनता है और तुरंत बिगड़ता है तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। और जबकि जो अस्थायी भाव होता है वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक वही बना रहता है जिसे अस्थायी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव नहीं है, ढूंढना है। अगर हम ध्यान दें यहाँ उग्रता और घृणा 2 लिखे गए हैं। तो उग्रता अगर ध्यान दें ये वीर रस में उत्पन्न होता है, वीर रस में, और जबकि घृणा बीभत्स रस में उत्पन्न होता है, बीभत्स रस में उत्पन्न होता है। इस हिसाब से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन ही बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 बताया जा रहा है। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित का चयन करना है। आपको उचित विलोम ढूंढना है। यहाँ तम शब्द लिखा गया है और तम का अर्थ अंधेरा होता है, अंधकार होता है। इसका विलोम ढूंढना है। विलोम मतलब उजाला ढूंढना है, प्रकाश ढूंढना है, प्रकाश वाले शब्द का अर्थ ढूंढना है। यहाँ अलौकिक लिखा गया है, अंधकार लिखा गया है। आलोक हमारा सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन होगा। आलोक इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आलोक का अर्थ प्रकाश होता है। आगे बढ़ते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वाक्यों में से, निम्न वाक्यों में से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदली। उस बेचारी से रोया भी नहीं गया, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। पहला ऑप्शन है वह बेचारी रोती है, उस बेचारी से रोया जाता है। उस बेचारी से वह बेचारी रो भी नहीं सकती, वह रोती रहेगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वह बेचारी रो भी नहीं सकती। यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बताया जा रहा है कि निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। यहाँ पूजा लिखा गया है। पूजा का आपको विशेषण बनाना है तो पूजा का अगर विशेषण बनाएंगे, पहला ऑप्शन पुजारी लिखा गया है, पूजित लिखा गया है, पूजिता लिखा गया है और पूज लिखा गया है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन लिखा गया है कि संधि स्वरों के उपभेद कौन सा है। संधि स्वरों के उपभेद कौन सा है। यहाँ लिखा गया है कि इन विकल्प में से सभी पहला ऑप्शन है मूल स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और व्यंजन। जो संधि स्वर हैं उनका जो उपभेद है, उपभेद आपका दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बताया गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान भी नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी नहीं थे। कुल मिलाकर
बढ़िया अच्छा खासा प्रश्नों का लेवल आपके सामने आया था। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, और आप दोस्तों में तो उसे शेयर करेंगे नहीं। कौन चाहता है कि अपनों का कल्याण हो? अगर आप चाहते हैं कि अपनों का भी थोड़ा कल्याण हो जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, जहाँ फिर देखेंगे रेडियो ऑपरेटर का कोई दूसरा सेट, और जहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का सलूशन वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।